हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू कॉमिक माई लाइफ चैनल। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं नागराज का मल्टी स्टार विशेषांक विध्वंस। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। तो शुरू करते हैं मल्टी स्टार कॉमिक विशेषांक राज कॉमिक्स का विध्वंस। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह कवर पृष्ठ है। एक 20 रुपये मूल्य का जिक्सा पजल मुफ्त उस टाइम पे मिला था जब जाग उठेंगी सदियों से सोई तो अनजान शक्तियाँ और दाव पर लगी होंगी पृथ्वी के रक्षकों की जानें। तो फिर कौन बचाएगा होने से धरती का विध्वंस। मैं बचाऊंगा इन महानायकों की जानें। अगर इनकी जानें लेकर तू विजयी हो सकता है तो सदम ऐसा कभी नहीं होने देगा। तू एक बार अदम को छल से हरा चुका है सदम, पर इस बार इनको मैं इनके ही दुश्मन से मरवाऊंगा। तू मुझे रोक सकता है पर उनको नहीं। असम के हजारों वर्ग मील क्षेत्र में फैले हुए घने जंगल, यहाँ पर इंसान तो क्या सूर्य की एक किरण तक घुसने को तरस जाती है। पत्तों की यह हरी चादर अपने चीज़ों नीचे अनगिनत रहस्यों और अचरजों को छिपाए हुए है। इन्हीं अचरजों में से एक है कोबी, भेड़ियों का मालिक। अरे नासपिट्टे शराबी, तुम मर क्यों नहीं चाहता? ये कौन मेरी नींद खराब करने की हिम्मत कर रहा है? अगर मरूंगा तो तुझे मार कर मरूंगा। यह तो एक औरत को मार रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं जानवरों को पीटता हूँ। शायद मेरी नकल उतार रहा है, यूँ मैं चकाता हूँ। छोड़ दे मेरे बाल वरना मुँह उछलूंगी तेरा। छोड़ उसको और मुझसे बात कर। मेरी नकल उतार रहा था ना तू, और मुझे जानबूझकर चिढ़ाने के लिए जगाया था ना? नहीं मालिक को भी, मुझे अगर यह पता होता कि आप यहाँ सो रहे हैं तो इसको कहीं और ले जाकर पीटता। आई छोड़ मेरे पति को जानवर, अगर उसको दोबारा मारा तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी। अरे अभी यही तुझे पीट रहा था और तू इसका पक्ष लेकर मुझसे लड़ रही है। तेरी तो नादान है को भी जी, समझ जाएगी, मैं समझा दूंगा। हम चलते हैं। अरे ये मेरा पति है, मुझे झापड़ मारे, घुसा मारे या जान से मारे, को भी कौन होता है? मियाँ बीवी के बीच में बोलने वाला। अच्छा अच्छा, तू यहाँ से चली जा, मैं जाता हूँ। यार एक बात तो बता, तू उसको पीट क्यों रहा था? ये अपने मायके वाले कबीले में चली गई थी। कोबी जी कहती थी मैं शराब ज़्यादा पीता हूँ, पर पत्नी को पति के साथ रहना चाहिए, इसलिए मैं इसको ज़बरदस्ती अपने घर ले जा रहा था। हम बात तो तेरी सही है, जेन मेरी बीवी है पर वो मेरे साथ नहीं रहती, तो उसको पीट पीट कर ले आओ। ए जेन को पीटने की बात की तो तुझे वैसे ही पीटूंगा जैसे तू अपनी बीवी को पीट रहा था। कोई और तरीका बता जेन को लाने का। औरतें ताकतवर को पसंद करती हैं जो उनकी रक्षा कर सके। तो अपने भेड़ियों से ज़्यादा ताकत अपने को भेड़िया से ज़्यादा ताकतवर साबित कर दो, फिर वो भेड़िया को छोड़कर तुम्हारे पीछे चली आएगी। सच, एकदम सच। अरे खुश कर दिया रे तूने कोबी को। देख मेरी दुम अपने आप हिलने लगी है। जा बख्श दी मैंने तेरी जान, पर भेड़िया की जान नहीं बख्शूंगा। जेन को अपनी ताकत का सिक्का जमा कर रहूँगा। जेन रहेगी तो बस कोबी के साथ, मियाँ बीवी साथ साथ। जा बेटा, अभी भेड़िया से पिटेगा तो तेरा दिमाग अपने आप ठिकाने पर आ जाएगा। बेचारा कोबी एक शराबी जंगली की बातों में सच मानकर जेन को अपनी ताकत दिखाने आ गया। जेन, कोबी, ये तुम क्या कर रहे हो? गैंडों के साथ जंगलिंग क्यों कर रहे हो? तुमको अपनी ताकत दिखा रहा हूँ, मैं भेड़िया से ज़्यादा ताकतवर हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ चल कर रहो। तभी एक गैंडा पे तक गया खप, और कोबी को घायल करने के साथ साथ जेन की तरफ लौट पड़ा। कोबी के पास जेन के तक पहुंच पाने का वक्त नहीं था, लेकिन जेन की किस्मत में मौत वहीं लिखी थी। दूर हट जेन से, धड़ाक। तू भी भाग यहाँ से कोबी, पर आने से पहले एक बात सुन ले। आइंदा अगर तूने जेन को ऐसे खतरनाक खेल दिखाकर प्रभावित करने की कोशिश की तो तेरा भी इस गैंडे जैसा ही हाल करूँगा। चेन को तूने बहका रखा है भेड़िया। अब गैंडे को जो घुसा मैं गैंडे को बेहोश करने के लिए कमाने वाला था, अब वह तूने मेरे काम में टांग अड़ा दी। अब वह घुसा गैंडे की बजाय अब तू खाएगा। थम रुको, तुम दोनों फिर से लड़ पड़े। आज फैसला हो ही जाने दो जेन, तुमको भी पता चल जाएगा ज़्यादा ताकतवर कौन है, और फिर तुम उसी के साथ यानी मेरे साथ रहना। गोभी और भेड़िया का युद्ध हमेशा की तरह घमासान हो रहा था, और हमेशा की तरह भेड़िया गोभी पर भारी पड़ रहा था। पहले अपनी पशुओं जैसी प्रवृत्ति छोड़ गोभी, फिर इंसानों के साथ रहने की सोच। गोभी तो है ही पशु, भेड़ियों का मालिक है, फिर मैं अपनी प्रवृत्ति के अलावा कैसे छोड़ सकता हूँ? चल तुझे फाड़ने के बाद मैं प्रवृत्ति छोड़ दूंगा। मंजूर है तो बोल। मंजूर है, बस तू मुझको फाड़ कर दिखा। आई अपने नाखूनों को भला क्यों गंदे करूँ? भेड़ियों, कबीर गोभी की पुकार पर भेड़िया की भेड़ी फौज दौड़ती चली आई। उसको भी इस बार सचमुच पागल हो गया, मुझ पर भेड़िए छोड़ रहा है। ये तो सचमुच मुझको मार डालेंगे। इतने सारे भेड़ियों से मैं एक साथ नहीं लड़ सकता। फिलहाल लड़ाई से अच्छा बचाव है। फिलहाल तो यह पेड़ मेरी जान बचा सकता है, इस पर मैं चढ़ सकता हूँ, लेकिन भेड़िया फौज नहीं चढ़ सकती। हा हा हा, तुझे भागता देखकर मज़ा तो आ रहा है, लेकिन मेरे भेड़िए भूखे रह जाएंगे, इसलिए तुझे उनके सामने परोसना तो पड़ेगा ही।
उतर नीचे, वरना है तो ऊपर से गिर कर तू वैसे ही चूर चूर हो जाएगा। मेरे भेड़िया तेरी हड्डियाँ कैसे चबाएंगे। कोबी की शक्तिशाली भुजाओं ने उस मोटे पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया और भेड़िया को मजबूरन नीचे उतरना पड़ा। अब तो भागना ही पड़ेगा। पीछा करो, फाड़ डालो उनको, छोड़ना मत कमीनों, वरना मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। जिंदगी और मौत की इस दौड़ में किसी का भी ध्यान उस गड्ढे की तरफ नहीं गया था जो उस विशाल पेड़ के जड़ समेत उखड़ने से बन गया था। 6-7 फीट गहरे इस गड्ढे के तल में पत्थरों द्वारा बना एक निर्माण साफ नजर आ रहा था। और अब पेड़ के बाद पत्थरों के हिलने की बारी थी, क्योंकि यह घड़ी किसी के आज़ाद होने की थी। आहा, न जाने कितने युगों तक कैद रहा हूँ मैं। धोखे से, छल से कैद किया गया था मुझे, लेकिन अब मैं समय नहीं गंवाऊंगा। उसको दूसरा मौका नहीं दूंगा। जिसने मुझको कैद किया था, उसको, अधम को स्वतंत्र करने की मेरे स्वतंत्र होने की सूचना मिलने से पहले ही नष्ट कर दूंगा। कहाँ है तू सदम, कहाँ है। अधम के स्वतंत्र होने का आभास पहले ही वहाँ से हजारों किलोमीटर दूर महानगर में जाकर पहुंचा था। ओहो, इतनी सदियों बाद आखिरकार वह समय आ ही गया जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। इतने समय तक मैं मानवों के बीच भेष बदल बदल कर सिर्फ इसलिए रहता है क्योंकि मुझे अधम के ज़मीन में दबने का सही स्थान नहीं पता था, वरना मैं उसको बहुत पहले समाप्त कर देता। खैर, तब नहीं तो अब सही। हट जा भाई, ब्रेक फेल हो गए हैं अपन की गाड़ी के। ओहो, इतने युगों के बाद अधम का आवास मिलने से मैं सावधान हो गया था। अगर मैं अपने आप को छुपाने की कोशिश की तो ये वृद्धा मारी जाएगी। इसको बचाने का ये एकमात्र रास्ता है कि मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग करूं। ओ माय गॉड, अमेजिंग, ये आदमी तो उड़ रहा है। आप यहाँ से लिफ्ट द्वारा चली जाइए माँ जी, मुझे सदियों पुराना हिसाब चुकता करने के लिए तुरंत जाना होगा। हैं, तू मुझे सड़क पार करा रहा था या दुनिया पार करा रहा है। असम के जंगलों में सदम आ रहा है। इस बार न जाने कौन सी चाल चलेगा, पर इसको वहीं पर रोकना होगा। धौकनी, हाँ हाँ, तू मेरे बुलाने पर पल भर की भी देर नहीं करता धौकनी। जा, ख़त्म कर दे सदम को और अंत कर दे हमारे पुराने युगों का युगों हमारे युगों पुराने युद्ध का। जा, जब तक मैं इन दोनों दिग्गजों का युद्ध देखता हूँ जिनके कारण मैं आज़ाद हो पाया हूँ महानगर में, अब मुझे इस रूप की कोई आवश्यकता नहीं। मुझे अपने असली रूप में आ जाना चाहिए ताकि अधम मुझे देख भी सके और पहचान भी सके। लेकिन इससे पहले ही सदम महानगर की सीमा पार कर पाता। तू कहीं नहीं जाएगा सदम। तेरी समाधि इसी स्थान, इसी युग और इसी काल में बनेगी, और अभी बनेगी। धौकनी, मुझे तेरे आने की कतई उम्मीद नहीं थी, पर तेरे आने में पक्का जरूर हो गया कि अधम सचमुच जाग उठा है। असम के जंगलों के एक दूसरे और खूनी युद्ध चल रहा था। उफ, इनसे पीछा कैसे छुड़ाऊं इन शैतानों से। अब तो इनके और मेरे बीच का फासला तो कम होता जा रहा है। ये खाई तो बहुत चौड़ी है, इसको तो कूद कर भी पार नहीं किया जा सकता। नहीं नहीं, मुझे ये खाई पार करनी होगी। अपने दौड़ने की गति और तेज़ करनी होगी, और तेज़ और तेज़ और तेज़ और तेज़। हवा में लहरा गया भेड़िया का शरीर और उसके पीछे पीछे भेड़िया की फौज भी खाई के ऊपर तैरती गई। भेड़िया के हाथ तो खाई दूसरे किनारे पर जम गए, लेकिन भेड़िए इतने खुशकिस्मत नहीं थे। गहरी खाई में भेड़ियों के शरीर गिरते चले गए। मेरे भेड़िए, मेरे सेवक, तेरी वजह से मरे हैं। मेरे भेड़िए, तुझे मैं अब नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। तू दुश्मन है मेरा। तूने जैन को मुझसे दूर कर दिया, फूजों को मुझसे छीन लिया, जंगल के जानवर तक मेरे खिलाफ कर दिए तूने। अब तू मेरे भेड़ियों को मारकर मेरी शक्ति को ख़त्म करना चाहता है। ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। भेड़िए देवता मदद। पहले गदा गोभी के हाथ में चमकी, फिर भेड़ियों की आंखों के आगे तारे चमके उठे। मैं तेरे हाथों से गदा पहले भी गिरवा चुका हूँ कोबी, और आज भी गिरवा दूंगा। पहले तू मेरे मर्म स्थलों पर प्रहार करके मेरी भुजाओं को बेजान कर देता था, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। मैंने बालों से अपने मर्म स्थलों को ढक दिया है। अब तेरा प्रहार मेरी नसों को दबा नहीं पाएगा, लेकिन मैं तुझे ज़मीन में दबा कर ही जाऊँगा। इसमें इतनी अकल कहाँ से आ गई। अब कैसे बचाऊँ अपनी जान। वाह, शैतानी शक्ति के आगे अच्छी शक्तियाँ टिक नहीं पा रही। देखता हूँ क्या होता है इस युद्ध का अंजाम। महानगर में हो रहे युद्ध का अंजाम भी जल्दी सामने आने वाला था। इतने युगों तक निष्क्रिय रहने के कारण मैं अपनी शक्तियों को ठीक से नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी धौकनी जैसे मामूली प्राणी मेरे सामने ठहर नहीं सकते। सदम की शक्ति किरणें हवा में मौजूद अणुओं में इलेक्ट्रॉनों को घटाने बढ़ाने लगी और सुरक्षित वायु एक घातक हो उठी। तूने वायु की संरचना बदलकर उसको विस्फोटक बना दिया। अब तेरे चीथड़े हो जाएंगे धौकनी, और तेरे मालिक को यह संदेश मिल जाएगा कि सदम अभी भी उतना ही शक्तिशाली है जितना वह युगों पहले। यह क्या। मेरे गले की मशक हवा का बवंडर पैदा करते ही तेरे विस्फोटकों को तेरी तरफ धकेल रही है। इसने मुझे घायल कर दिया है। इससे इतनी चालाकी की उम्मीद मैंने नहीं की थी। धमाके ने तो मेरे शरीर को सुलगा दिया है, लेकिन मैं अभी भी हवा को पानी में आग बनाकर बुझा दूंगा। नहीं, नहीं होगा ऐसा। तू शायद धौकनी की असली शक्ति को भूल गया है। धौकनी जब चलती है तो आग को इतना गर्म कर देती है कि लोहे तक को पिघला दे। फिर तेरे युगों पुराने शरीर की क्या बिसात है।
आहा, मेरी आग मेरा ही काल बनती जा रही है। ये जलन, ये पीड़ा, मैं वायु को जल में बदलने वाला मंत्र तक नहीं सोच पा रहा हूँ। तुझे मानना इतना आसान होगा इसकी तो मैंने कल्पना तक नहीं की थी सदम। यहाँ कोई नहीं मरेगा। यह क्या? किसी प्रकार की मंद विषैली वायु ने सदम के शरीर पर आवरण लपेट दिया है और उसका संपर्क वायुमंडल से कट गया और बिना वायु के अग्नि चल नहीं सकती। किसने छोड़ी है विषैली विस्फुंकार? मैंने, यानी नागराज ने। नागराज नाम ही काफ़ी है तेरा काम बताने के लिए। तेरे अंदर नाग शक्ति होनी चाहिए। पर यह बता कि तू मेरे हाथों से क्यों मरना चाहता है? तुझ जैसे हसरत रखने वाले हजारों खलनायक हैं, लेकिन मैं अभी भी जीवित हूँ और जब तक मैं जीवित हूँ तब तक महानगर पर कोई आफत नहीं आ सकती। हाँ, मुझको अपनी शक्तियों में संभालने में समय लगेगा। तब तक तुम धोखनी से स्वयं निपटना होगा। इससे निपटना कोई बड़ी बात नहीं है। बस आगे उड़ ना रहा होता तो मुझसे निपटने में आसानी हो जाती। इस समस्या का हल मैं कर देता हूँ। मैं तुमको अपनी उड़ने की शक्ति दे देता हूँ। जब तक मुझे शक्ति की आवश्यकता न पड़े तब तक ये तुम्हारे पास ही रहेगी। पर तुम घबराना मत, मैं कुछ पलों में स्वस्थ हो जाऊंगा। तुमको अधिक देर तक धोखनी से नहीं जूझना पड़ेगा। वाह, कमाल है। ऐसा तो पहली बार हुआ है कि मैं बगैर किसी सहायता के उड़ रहा हूँ। अब मुझे इससे निपटने में आसानी होगी तो तुझसे निपटने में आसानी होगी धोखनी। अगर उड़ने से तू अपने आप को पहले ही से जीता हुआ समझ रहा है तो मैं तुझको ऊपर नरक तक उड़ा देता हूँ। पहले मेरे सरबंधन से तो आजाद तो हो ले। मेरा रूप जरूर मेंढक सा है, लेकिन मैं वह मेंढक नहीं जो सांप खा जाए। मैं वह मेंढक हूँ जो सांपों को खा जाता है। और यह भी जान ले, अगर तू जहरीला है तो मैं भी कम जहरीला नहीं हूँ। मेरे शरीर के चक्रों में जहर भरा हुआ है, जिससे मैं अपनी धौंकनी द्वारा बाहर फेंकता हूँ और तो दुश्मन तड़प तड़प कर मरता है, जैसे अब तू मरेगा। खच, तेरा जहर तो मैंने चख लिया धौकनी। फच, अब मेरा जहर भी सूंघ कर देख। तुझ पर तो मेरे विष का जरा सा भी असर नहीं। आह, यह कैसा विष है? ऐसा विष मैंने इतने युगों में कभी नहीं देखा। महानगर में चल रहे इस युद्ध का आवाज़ असम में जंगल में मौजूद अधम को भी हो रहा था। ओह, कोई नाग शक्ति युक्त पुण्यात्मा धौकनी से टकरा रहा है। मुकाबला तो जोरदार हो रहा है, लेकिन फिर भी जीतेगा धौकनी। फिर वह सदम को नष्ट कर देगा। मुझको यहाँ का युद्ध देखकर भी मज़ा आ रहा है। देवीय कांटों के गदा के कांटों ने भेड़ियों के शरीर को छलनी कर दिया था और उफ, इसके हाथों से गदा गिरानी होगी, लेकिन मुझे इतनी शक्ति नहीं बची। क्या करूं? ओह, यह यूकेलिप्टस का पेड़ है जिसकी पत्तियों में तेल भरा होता है। शायद इससे काम बन जाए। भेड़िया के शक्तिशाली हाथों ने पत्तियों को निचोड़कर उसमें मौजूद तेल निकाल लिया और इस बार जब कोबी गदा घूमी तो भेड़िया ने गदा को तेल से नहला दिया। ये क्या किया तूने? मेरी गदा को बदबूदार बना दिया तूने। अब तो तेरे खून से ही इस तेल को धोऊंगा। ये ले। चिकनी गदा पर को भी पकड़ बनाई रख सका और गदा उसके हाथ से छूटकर मिसाल की तरह हवा में उड़ती हुई फिर से कोबी के हाथों में टिकने के लिए लौट आई, पर कोबी के हाथों में टिक नहीं पाई। आई, हा हा, पुण्यात्मा भेड़िया बुद्धि का प्रयोग कर रहा है और मूर्खात्मा को भी उससे मात खा रहा है। लेकिन यह है क्या? उधर धोखनी पर नाग शक्तियाँ भारी पड़ रही हैं। मुझे महानगर के युद्ध पर पूरा ध्यान देना चाहिए। महानगर में अब तेरी फुंकार मेरे पास नहीं फटक सकती नागमानव। अब मैं तुझ तक पहुंचने से पहले इसे वायु फ्यार में फैला दूंगा। विस्फुंकार जरूर तुझ तक नहीं पहुंच सकती, बस धसक सर तो पहुंच सकते हैं। तेरी धौकनी को फाड़कर तेरी मुख्य शक्ति को ख़त्म कर सकते हैं। मेरी धौकनी की खाल बाहर से इतनी सख्त है कि उसको कुछ भी नहीं फाड़ सकता। अब तू देख धौकनी का कमाल। धौकनी का बवंडर अब तुझे इतनी तेज गति से घुमाएगा कि तेरे दिमाग की सारी नसें तड़तड़ा कर फट जाएंगी। हाँ, इतनी तेज गति के बवंडर में तो सचमुच में पहले कभी नहीं घुमा। सारे शरीर का खून नसों को फाड़ कर बाहर निकलने को बेताब हो रहा है और मैं इस पर कोई वार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इस पर जो कुछ भी इस पर फेंकूंगा वह बवंडर में ही खिंच कर रह जाएगा और धौकनी मुझसे इतनी दूर है कि मैं खुद उस तक नहीं पहुंच सकता। बचने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। अधम घटनाक्रम को महसूस कर रहा था। धौकनी हार नहीं सकता। अब मरेगा नाग मानव और फिर मरेगा सदम। अब मैं आराम से कोबी और भेड़िया का युद्ध देख सकता हूँ। अधम के निश्चित होने के साथ साथ सदम की बेचैनी बढ़ रही थी। मेरी शक्ति पूरी तरह से वापस आने में थोड़ा समय लगेगा। अगर धौकनी ने इस दौरान नागराज को मार डाला तो मेरा बचना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं धौकनी के सामने टिक नहीं पाऊंगा। सभी ने नागराज के बचने की उम्मीद छोड़ दी थी, सिवाय खुद नागराज के। हाँ, एक तरीका है, मैं अभी भी धौकनी को मात दे सकता हूँ। धौकनी एक गलती कर गया, वह चाहे दूर सही, पर मेरे द्वारा वह इस बवंडर के साथ जुड़ा हुआ है। नागराज विस्फुंकार उगलने लगा और फुंकार बवंडर में घुलने लगी और देखते ही देखते बवंडर की गति के साथ घूमते हुए धौकनी के फेफड़ों तक भी जा पहुंची। आहा, मेरी सारी छाती, मेरा पेट, सब कुछ जल रहा है। मैं बेहोश हो रहा हूँ, लेकिन मेरी हार
तेरी जीत नहीं बन सकती। मैं मरूंगा तो तुझे साथ लेकर मरूंगा। झेल मेरा अमोद अस्त्र, मेरी जीवा पाश और तड़प तड़प कमर। जो भी इस पाश में फंसा वह पानी बनकर ही छूटा। आहा, पूरी इसकी जीभ का शिकंजा पूरे शरीर को गलाता जा रहा है, अंदर घुस रहा है। मेरे जहर के संपर्क में आके भी यह गल तो जाएगा, लेकिन साथ साथ मुझे भी गला देगा। नागफनी सर्प भी इसकी अद्भुत जीभ को काट नहीं पा रहे हैं। नागराज को ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अरे इसके तो चीथड़े उड़ गए और इसके मरते ही इसका शिकंजा भी खुल गया। पर यह वार किसने किया? मैंने। मेरी शक्तियाँ वापस आ चुकी हैं। मदद के लिए तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। असम में अधम को इस घटनाक्रम का तुरंत आभास हो गया था। धौकनी मारा गया। हालांकि उसको अधम ने मारा है, लेकिन वह ऐसा नाग मानव के कारण कर पाया है। उसको एक पुण्यात्मा मिल गया है और उसके जैसे और भी हो सकते हैं। मुझे सदम से टक्कर लेने से पहले योजना बनानी पड़ेगी। योजना ऐसी होनी चाहिए कि सदम की शक्तियाँ नष्ट ना हो और मेरी शक्तियाँ बढ़ें। तभी मैं सदम को टक्कर लेकर उसको नष्ट कर पाऊँगा। इस युग में नागराज जैसे और भी होंगे, पुण्यात्मा होंगे जिनकी मदद से सदम को मिल सकती है। मुझे उनको ढूंढ कर मारना होगा। हाँ, यही एकमात्र रास्ता है। लेकिन मुझे ऐसी शक्तिशाली पुण्यात्माओं की शक्तियों के बारे में कुछ नहीं पता। अगर मैं उनसे टकराया तो हो सकता है कि मैं खुद ही हार जाऊं। फिर यह कैसे करूं मैं यह काम? यह भेड़िया पुण्यात्मा है और को भी उससे लड़कर उसे मारना चाहता है। भेड़िया की शक्ति को जानता है। बस मुझे कुछ ऐसे प्राणी ढूंढने होंगे जो भेड़िया से दुश्मनी रखते हों और उसकी शक्तियाँ जानते हो। फिर ये सब कोबी के साथ मिलकर भेड़िया को मार देंगे। हाँ, यही करता हूँ मैं। अगर यह प्रयोग सफल रहा तो फिर मैं इन सभी शक्तिशाली पुण्यात्माओं की जान ले लूँगा, जिससे मैं सदम को कमज़ोर और अपने आप को शक्तिशाली बना सकूँ। फिर मुकाबला होगा अधम सदम का। अभी ढूंढता हूँ ऐसे खलनायकों को। भेड़िया के दुश्मन अवश्य भेड़िया के आसपास होंगे। हाँ, मिल गए मुझे ऐसे प्राणी। ओहो, अब तो यह गधा मेरे पकड़ से फिसलती जा रही है। तंतना और एलाफांटो। पेड़ पर आराम कर रहा तंतना चौक हो जा। चौक उठा। कौन हो तुम? तुमको पहले तो कभी इस जंगल में नहीं देखा। काम की बात सुनो। अगर भेड़िया को मारना चाहते हो तो तुरंत मेरे साथ चलो। भेड़िया शेर है, कोई मेमना नहीं, और चलूँ उसको मार दूँ? वह अपने अकेले के बस की बात नहीं है। तुम अकेले नहीं हो, को भी पहले ही भेड़िया से लड़ रहा है, और एलाफांटो भी इस काम में तुम्हारी मदद करेगा। एल्फांटो, तब तो बात बन जाएगी। चलो बताओ कहाँ पर है भेड़िया? अब कुछ ही पलों बाद। तंतना, एलाफांटो, तुम दोनों कहाँ से आ गए? किसी ने बुलाया और हम तेरहवीं मनाने आ गए। तुमसे दम में टकराया था तब तुम और को भी एक थे। इस बार तो तू आधा हो गया, और फिर मेरे सामने भला क्या टिकेगा? भेड़िया घिर चुका था और उसको बचा सकने वाला एकमात्र शख्स वहाँ से दूर बातचीत में व्यस्त था। ये सब क्या हो रहा है? धौकनी कौन था? धौकनी कौन था? और कौन हो तुम? इतनी अद्भुत शक्तियाँ रखते हो और ये शक्ति किसी को भी दे सकते हो। अद्भुत शक्तियाँ तुमको मिली कहाँ से? महर्षियों ने दी है, एक खास काम के लिए, किसी को नष्ट करने के लिए दी है। उसी को नष्ट करने के लिए जिसने मुझको नष्ट करने के लिए धौकनी को भेजा था। महापाप शक्ति अधम ने। युगों बाद हमें फिर से शुरू हुआ हमारा युद्ध। युगों बाद? मैं कुछ समझा नहीं। यह रहस्य जानने के लिए तुम्हें पहले तुम इस मानव जानने वाले पहले तुम मानव होगे। महाभारत के युद्ध के बाद कुछ ऋषियों ने इस महाविनाशकारी युद्ध का कारण जानने की कोशिश की कि आखिर वह कौन सी शक्ति थी जिसने कौरवों को अपने ही भाइयों के प्रति विश्वासघात करने को मजबूर कर दिया। युधिष्ठिर जैसे पुण्यात्मा को जुआ खेलने और द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए प्रेरित किया। भीष्म जैसे प्रतापी को भी युद्ध रोकने नहीं दिया। बहुत सारे प्रश्न थे, परंतु उत्तर उस यज्ञ के पश्चात मिला जो महर्षियों ने किया था। इस युद्ध का कारण था पाप का बीज, अदृश्य शक्ति अधम। पहले तो महर्षियों ने अधम को शरीर को धारण करके पर मजबूर कर दिया। फिर यज्ञ कुंड में से पुण्य शक्ति के धारक सधम को यानी मुझको पैदा किया। फिर मेरी पुण्य शक्ति अधम को नष्ट करके पाप को हमेशा के लिए मिटा दे। अधम अपनी मृत्यु का आभास होते ही भागने लगा, लेकिन मैंने उसका पीछा नहीं छोड़ा। फिर कई वर्षों के बाद उसको उस स्थान पर जा दबोचा जिसको वर्तमान युग में असम का जंगल कहते हैं। हमारे बीच में भयंकर युद्ध चला। अधम कमज़ोर पड़ने लगा और उसकी कमज़ोरी थी धरती। धरती हर तरह के पाप को ढक लेती है। उसको ज़मीन के नीचे दबाकर कम से कम उसकी पाप शक्ति को ख़त्म किया जा सकता था। मैंने वही किया। अधम का ध्यान बटाकर उसको एक पहले से बनाए गए गहरे गड्ढे में गिरा दिया। परंतु इससे पहले कि मैं गड्ढे में मिट्टी भरकर उसको मारने का प्रयत्न करता, अचानक भीषण भूकंप आया और बहुत देर तक ज़मीन कांपती रही। बड़े बड़े पेड़ जड़ से उखड़ गए। कहीं पर ज़मीन दबती चली गई, कहीं पर बड़े बड़े टीले नजर आए। आसपास के पत्थर के बने मकान दब गए, और जब भूकंप रुका तो चारों तरफ नक्शा ही बदल गया। यह जान पाना संभव था कि अधम किस स्थान पर दबा था, लेकिन बगैर उसको मारे मेरा काम समाप्त नहीं होता। इसलिए मैंने अधम को मिलने तक पृथ्वी पर ही रहने का निश्चय किया। मेरी उम्र नहीं बढ़ती, इस कारण लोगों को मुझ पर शक हो सकता था। इसलिए मैं रूप और स्थान बदल बदल कर युगों पर पृथ्वी पर रहता रहा, और अधम का पता लगाकर उसको मारना मेरा एकमात्र लक्ष्य था।
अब ये लक्ष्य मुझे मिल गया है। अधम आज़ाद हो गया। धोखनी को उसी ने मुझको मारने के लिए भेजा है। अब इससे पहले कि अधम फिर से कहीं जाकर छिप जाए, मुझे उस तक पहुंचकर उसे मारना होगा, वरना इस बार पृथ्वी पर महाभारत से कई गुना ज़्यादा भयंकर युद्ध लड़ा जाएगा और उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। पाप को मिटाने के लिए नागराज खुद भी मिटने को तैयार है। चलो, असम के जंगलों में है तो ये मेरे भी दुश्मन भी, लेकिन एक बार इनकी मदद से भेड़िया को इतना पीट लूँ कि मेरे नाम से थर थर काँपने लगे, फिर इनको भी ठिकाने लगाऊंगा। तू अब हमसे नहीं जी सकता भेड़िया। कोबी से लड़कर तू पहले वैसे ही थक चुका है, बस अब तेरी जान निकालना बाकी है। भेड़िया तुम तीनों पर एक साथ भारी पड़ेगा। गीदड़ों, आज भेड़िया सारी दया भूल जाएगा। जैन को भेड़िया की फिक्र होती। फूजो बाबा जल्दी चलो, कोबी और भेड़िया फिर लड़ रहे हैं। घबराती क्यों हो, वो तो पहले भी कई बार लड़ चुके हैं। इस बार बात कुछ और है बाबा, इस बार तो उन्होंने मौत का फैसला करने की ठान ली है। चलो मैं भी चलता हूँ। भेड़िया सचमुच तीनों पर भारी पड़ रहा था। आहा, तूने मुझे गदा के कांटों पर गिराया, पर कोई बात नहीं, मेरे रबड़ के शरीर के छेद तुरंत भर जाते हैं। छेद भरे या नहीं, इस दर से तू अपना शिकंजा खोलने पर मजबूर हो जाएगा। और अब मैं तुझे बताऊंगा कि रबड़ के बदन से क्या क्या किया जा सकता है। रबड़ से बच्चे बड़ी पेंसिल की लाइनें मिटाते हैं, ऐसे आई रे। रबड़ के गद्दों पर कुश्ती लड़ी जाती है ताकि चोट ना लगे, ऐसे मार डाला रे। लेकिन मुझे तो रबड़ बैंड में गांठ लगाने की आदत है, ऐसे ऐसे और ऐसे। हाय, तूने तो मेरी बदन को धोबी की गठरी बना दिया। हाय, तंतरा को हराने से पहले तू जीत नहीं पाएगा भेड़िया। हरा का तू जीत नहीं पाएगा भेड़िया। एलाफांटो अभी हारा नहीं है। कुचल कर तोड़ डालूंगा मैं तेरा सर। धड़ाक, सर तो मैं तेरा तोड़ूंगा एलाफांटो। आहा, तू कुछ करता क्यों नहीं कोबी, हम अकेले ही पिटे जा रहे हैं। मैं गधा से लड़ता हूँ और गधा और भेड़िया ने गधा को इतना चिकना कर दिया है, मैं उसे उठा तक नहीं पा रहा हूँ। ये तीनों मिलकर भी भेड़िया से जीत नहीं पाएंगे। इनकी पिलपिली खोपड़ियों में अपनी योजना भरनी होगी। और फिर आहा, एक योजना मेरे पास है। भेड़िया को सिर्फ गधा से मार सकता है, पर गधा तो तुम उठा नहीं पा रहे। उठाने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ तुम भेड़िया का ध्यान बटाओ, बाकी मुझ पर छोड़ दो। एल्फांटो भेड़िया से भिड़ गया। पता नहीं कोबी मूर्ख ने ऐसा कौन सा तरीका सोचा है जिसमें बार वो करेगा और मार खाऊंगा मैं। और यह था हम द्वारा कोबी के दिमाग में भरा गया आइडिया। आई, और मत खींच कोबी, वरना मैं टूट जाऊंगा। खींचूंगा नहीं तो गधा को तीर की तरह छोड़ने की शक्ति कहाँ से आएगी। मैं गधा को हत्थे से नहीं उठा सकता, पर गोले की तरफ से तो उठा सकता हूँ, और इसको गुलेल की तरह फंसे पत्थर की तरह छोड़ भी सकता हूँ। निशाना सच्चा था, भेड़िया का शरीर ये वार सह नहीं पाया। वाह, बेहोश हो गया भेड़िया। अब मैं यह मेरी शक्ति का प्रतिरोध नहीं कर सकता। इसकी जान निकालने का सुनहरा अवसर है। अधम की रहस्यमय शक्तियाँ भेड़िया की प्राण खींचती चली गईं। भेड़िया तो मर गया, ना तो इसकी दिल की धड़कन चल रही है, ना इसके शरीर में कोई हरकत है। यानी हमारा काम हो गया। हमारे रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर चकनाचूर हो गया। भेड़िया मर गया, ये कैसे हो गया। मैं तो सिर्फ इसको सबक सिखाना चाहता था। वैसे भी भेड़िया इतने मामूली वारों से मरने वाला इंसान नहीं है। कोई आ रहा है, भागो। उफ भेड़िया, ये क्या हो गया। मेरी पाश्विक हरकतों ने आखिर तेरी जान ले ही ली। भेड़िया भेड़िया, चलो यहाँ से, मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है। तुम कौन हो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो। बताऊँगा, सब बताऊँगा, लेकिन पहले किसी सुरक्षित स्थान पर जाएं तब। मेरा यह प्रयोग सफल रहा। अब मैं अन्य शक्तिशाली पुण्यात्माओं को ढूंढकर उनके ही दुश्मनों के हाथों मरवाकर अपनी शक्ति बढ़ाऊंगा। सदम की शक्ति खत्म करूंगा, और ऐसी पुण्यात्मा और उनके दुश्मनों का मुझे बताएगा यह प्राणी को भी। इधर चेन ऑफ फूजा हुआ, पहाड़ टूट पड़ा था। भेड़िया, ये तुमको क्या हो गया। भेड़िया उठो, भेड़िया उठो, मुझसे बोलो, अपनी चेन से बात करो। उफ, ये क्या हो गया भेड़िया। तुम्हारी और कोबी की दुश्मनी का यह नतीजा निकलेगा, मैंने तो सोचा भी नहीं था। हमको पहुंचने में देर हो गई। नागराज, अधम यहाँ से अपना काम करके जा चुका है, साथ साथ भेड़िया की जान भी लेता गया। तुम तो नागराज हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तुम्हारे साथ ये कौन है। भेड़िया को मारने वाला अधम का दुश्मन, अधम को ख़त्म करने वाला सदम। लेकिन भेड़िया को तो कोबी ने मारा है, उसके अपने दूसरे रूप ने। नहीं बाबा, मारने वाले हाथ चाहे जिसके रहे हों, पर उन हाथों को चलाने वाली शक्ति अदम की थी। मैं यहाँ पर चप्पे चप्पे पे उसकी छाप को महसूस कर रहा हूँ। उसको मेरे आने का आभास हो गया था, इसलिए भाग खड़ा हुआ। अब सतर्क हो गया, इसलिए अब उसकी स्थिति का पता नहीं लगा पा रहा हूँ। आखिर वह गया कहाँ होगा। जहाँ भी होगा कोबी के साथ होगा, क्योंकि कोबी भी वहाँ से गायब है। वह ज़रूर कोबी के साथ कुछ जानना चाहता होगा। खैर, फिलहाल मुझको उसका पता नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी वह कुछ भी करेगा, मुझे उसकी स्थिति का पता चल जाएगा। मुझे भी वापस महानगर जाना होगा, लेकिन अपने पास में, लेकिन साथ में यहाँ पे एक सर्प छोड़ जाऊँगा जो यहाँ मेरा संपर्क बनाए रखेगा, ताकि अगर अधम यहाँ वापस आए तो मुझे उसका पता चल जाएगा। मैं भी चलूँगा। चलो बेटी, यह गम तो सहना ही पड़ेगा। कोबी के वापस आने तक भेड़िया के शरीर को सुरक्षित रखने का इंतजाम करना है। फूजो बाबा, ऐसा क्यों हो, क्या आखिर क्यों हुआ। फूजो बाबा, क्यों हुआ। अगर कोबी की मेरे सामने होता तो कम से कम
मुझे इसका कारण तो पूछती, वह भी न जाने कहाँ भाग गया। को भी अधम की योजना को पूरा करने का माध्यम बना हुआ था। तुम झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि तुम अधम की इच्छा शक्ति का अधीन हो। बताओ, भेड़िया ऐसी और कौन सी ऐसी शक्तिशाली पुण्य आत्मा है जिनको मारकर मैं सदम को मारने का रास्ता साफ कर सकता हूँ? ज़्यादा नहीं जानता, सिर्फ 1-2 बार ऐसे शक्तिशाली मानवों से मिला हूँ। सुपर कमांडो, ध्रुव, ढोगा, नागराज, परमाणु और नाम याद नहीं आ रहे। लेकिन इनके दुश्मनों को मैं नहीं जानता। सिर्फ इतना जानता हूँ कि इनके सारे दुश्मन बहुत खतरनाक हैं और खतरनाक अपराधियों को नारका नाम की एक जेल में रखा जाता है, जो राजनगर के नाम के एक नगर के पास समुद्र के बीच बने द्वीप में है। बस 2-3 पुण्य आत्माओं को मारकर ही मेरा काम हो जाएगा। नारका जेल जैसे स्थान को तो मैं ढूंढ ही लूँगा। तब तक तू यहीं पर रह, वरना वापस आ जाकर तुम अपना मुंह खोल देगा और सदम को मेरी योजना की भनक लग जाएगी। इस युग से मैं अनजान हूँ, लेकिन मानवों के मस्तिष्क में जानकारी लेकर मुझे इस युग की हर बात का पता चल जाएगा। राजनगर नामक नगर का भी और नारका जेल जैसे स्थान का भी। इसी वक्त महानगर के गुप्त स्थान पर नागपाशा। नागपाशा, क्या हुआ गुरुदेव, आप ठीक तो है ना? हाँ, अब तू भी ठीक हो जाए, क्योंकि तुझे नागराज नाम का जो रोग लग गया है, उसका इलाज मुझे मिल गया है। देख मेरे यंत्रों को, मेरे यंत्र एक भीषण ऊर्जा के स्रोत का संकेत दे रहे हैं। इतनी ऊर्जा एक स्थान पर सूर्य के अलावा मैंने कहीं नहीं देखी। इस ऊर्जा के धारक को अगर तू वश में कर ले तो इसकी मदद से नागराज को खत्म कर सकता है। परंतु मैं ऐसे भीषण शक्ति वाले प्राणी को मैं वश में करूँगा कैसे? मेरे पास यांत्रिक शक्तियाँ, तो मैं तुझे यांत्रिक शक्तियाँ भी दे सकता हूँ। फिर तू अमर है, महाशक्तिशाली है। तू नागपाशा महाशक्तिशाली है तो नागराज को मार क्यों नहीं पाया? जब शक्ति और अस्त्र मिलकर वार करते हैं तभी घातक वार बनता है। हाथ और तलवार अलग अलग किसी गर्दन नहीं काट सकते। तू शक्ति है, ये प्राणी अस्त्र है। इनको वश में कर और इससे जाकर नागराज को मार। क्या खूब समझाया गुरुदेव। बताओ कहाँ है प्राणी, मैं भी जाकर इसको वश में करता हूँ। अधम और को नारका जेल ढूंढने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। यही है नारका जेल, या तो कारागृह है। शायद इस युद्ध में से कारागृह को जेल कहते हैं। कोबी के दिमाग में मैंने ध्रुव, परमाणु और डोगा की आकृतियाँ देख ली हैं। ये आकृतियाँ जिन अपराधियों के दिमाग में होंगी उन्हीं शक्तिशाली पुण्य आत्माओं के दुश्मन होंगे। अभी इन अपराधियों की खोज आरंभ करता हूँ। वहीं पर रुक जा प्राणी और मेरी गुलामी कबूल कर, वरना नागपाशा तुझको तड़पा तड़पा कर मार डालेगा। ओह, यह मुसीबत कहाँ से आ गई? यह सदम का गुलाम तो नहीं लगता, लेकिन फिर इसको मेरे बारे में कैसे पता चला? कोई भी हो, फिलहाल मैं इससे लड़ना नहीं चाहता, लेकिन लड़ने से पहले मुझे अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ेगी और सदम को मेरी स्थिति का पता चल जाएगा। रुक जाओ, मैं तुमसे युद्ध नहीं चाहता। हाँ, गुरुदेव का ख्याल सही था, यह मुझसे डर रहा है। यही वक्त है इसको पीट कर अपना गुलाम बनाने का। मैं तुझसे यह जानना नहीं चाहता कि तू मुझसे लड़ेगा या नहीं, मैं तुझसे ये जानना चाहता हूँ कि तू मेरा गुलाम बनेगा या नहीं। तू मेरा बहुमूल्य समय व्यर्थ कर रहा है, इसको नष्ट करना ही पड़ेगा। मैं ऐसा चाहता तो नहीं हूँ, लेकिन इसने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया है। ये जुदा हो गया सर इसका धड़ से। हाँ, तूने तो मेरा काम आसान कर दिया। मैं तुझे देखूंगा इधर से और मारूंगा उधर से। आश्चर्य, कैसा मानव है रे तू, सिर कटने पर भी नहीं मरा। हाँ, डर गया ना? अरे नागपाशा ने अमृत चखा हुआ है। हमारे नागपाशा अब तो बनेगा ना मेरा गुलाम। बोल, जिसके पास खुद अनगिनत गुलाम हो, वह किसी और गुलाम कैसे बन सकता है? वो शक्तियाँ छोड़ता है, लेकिन ये मुझे नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगी। राहु और केतु ने भी अमृत चखा था नागपाशा। वे आज भी जिंदा हैं, लेकिन किस रूप में? अलग अलग सिर और धड़ के रूप में। एक सूर्य को ग्रहण लगाता है तो दूसरा चांद को। तेरा भी यही हाल होगा गुरुदेव। नागपाशा को इस मुसीबत से बचने के लिए मेरी यांत्रिक शक्तियों की जरूरत है। अभी उसके पास यांत्रिक शक्तियाँ और तरंगे भेजता हूँ। अगले ही पल आश्चर्य, इसके शरीर पर तो आर्यों भर आई और गोल घूमती आरियों ने मेरे प्राणियों को काट डाला है। अब ये गायब भी हो रही हैं। प्राणी अद्भुत है, मुझे इसके मस्तिष्क में झाँक कर ही देखना होगा। यह क्यों है, क्या है, ये योजना है इसकी। नागपाशा के दिमाग में झाँकती। हाँ हाँ हाँ, हंस क्यों रहे हो, डर के मारे ना? बताओ बताओ। नहीं, दरअसल हम बेकार में झगड़ रहे हैं। तुम मेरे जरिए नागराज को मारना चाहते हो, मैं खुद नागराज को मार सकने वाले उसके दुश्मनों को ढूंढ रहा था। सुनो कि मैं कौन हूँ, इस कारागृह के पास क्या कर रहा हूँ। कहीं और चलकर बात करें, वरना जेल के पहरेदार हमें देख लेंगे। अब तक तो वे हमको देख नहीं पाए, अब क्या देख पाए क्या? हम उनको नज़र ही नहीं आ रहे हैं। अब सुनो, अधम ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके सदम को अपना पता दे दिया था। ओह, तुम अभी महानगर नहीं जा सकते, तो मुझे अधम की तरंगें मिल रही हैं और उसकी तरफ जाना होगा। उस तरफ तो राजनगर है, नारका जेल के ऊपर। तुमने मेरी बहुत मदद की है नागपाशा, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नागराज की मौत का नज़ारा दिखाऊंगा तुमको। फिलहाल यहाँ से चलो, यहाँ से कोई नहीं जाएगा, ना तुम अधम और ना तुम नागपाशा। बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या षड्यंत्र चल रहे हो तुम दोनों मिलकर? सदम, नागराज, तू खुद ही यहाँ पर मरने आ गया। मार डालो इसको अधम। अभी सदम इसके हाथ में है, वह इसको मरने नहीं देगा। पहले मुझे सदम को मारना होगा, तब तक नागराज से तुमको खुद ही निपटना होगा। तो दोस्तों, इस कहानी को हम यहीं पे रोकते हैं। इसके अगले भाग में आगे से बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए कॉमिक माई लाइफ।